अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 29 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आप लोग सब स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से फेमिलियर हैं फ्रॉम वेरी अर्ली क्लासेस 6, 7, 8 इवन 9th आपने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को डिटेल से स्टडी किया हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको काफ़ी सारा ईजी लगेगा ये टॉपिक पढ़ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक हमारा है 11.4 ग्रीन हाउस इफेक्ट। The greenhouse effect refers to the process by which Earth's atmosphere traps some of the sun heat, maintaining a temperature that is suitable for life. Without this effect, the planet would be too cold to support the life as we know it. Temperature regulation in a greenhouse. How is the temperature control inside a greenhouse? The sun emits both short wavelength light and ultraviolet radiation and long wavelength thermal radiations infrared. Transparent materials such as glass and plastic allow short wavelength radiation to pass through but block long wavelength infrared radiations. This creates a heat trap inside the greenhouse. The rays from the sun warm the object inside the greenhouse and these objects emit radiation with longer wavelength. However, glass or plastic sheet prevent this longer wavelength radiation from escaping, reflecting it back into the greenhouse and maintaining a warm environment that benefits plant growth. पहले इसी को पढ़ लेते हैं, देन हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। वो भी यही टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। हमने अभी जो टॉपिक रीड आउट किया बेटे, डैट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? इससे पहले आप लोग जितना कुछ पढ़ गया है वो थोड़ा सारा ज़रा उसमें एक्सप्लेनेशन कम होगी। अब क्योंकि आप लोग बड़ी क्लास में हो गए हो तो टॉपिक्स बेसिकली वही रहते हैं सारे, लेकिन क्या होता है एक्सप्लेनेशन आप लोगों की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं बेटे? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो सन की कुछ हीट को ट्रैप कर लेता है। क्या? सन की कुछ हीट को, सारी हीट को नहीं, कुछ हीट को ट्रैप कर लेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो अर्थ का मेंटेन रहता है, जो कि एक सूटेबल लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो तो प्लैनेट जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा। वो इतना कोल्ड हो जाएगा कि वहाँ पे लाइफ जो है वो सूटेबल नहीं रहेगी। वो टेम्परेचर जो है वो लाइफ के लिए जो है बेटे वो सूटेबल नहीं रहता और वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा विदाउट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हुआ है, डैट इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन इन ग्रीन हाउस। के टेम्परेचर जो है वो किस तरह से ग्रीन हाउस में रेगुलेट किया जाता है, किस तरह से उसकी रेगुलेशन होती है, वो सारा आपको यहाँ पे क्लियरली जो है वो बताया गया है। सन, आपको पता है कि सन की जब सन की जो हीट हम तक हीट पहुंचती है ना, और सन ही की हीट से हम एनर्जी लेते हैं डिफरेंट टाइम की, हर तरह के काम जो है बेसिकली जो सन है वो बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब सब लोग फैमिलियर हो, ठीक है। और सन की हीट से हम लॉट ऑफ जो हमारे रोज़मर्रा के रूटीन के जो हमारे फंक्शंस हैं, हमारे काम हैं, प्लांट्स हैं, हर यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सन की एनर्जी को यूज़ कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि प्लांट जो हैं वो भी सनलाइट लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, और वही उन्हीं प्लांट्स को फिर हम लोग भी खाते हैं, यानी कि डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली सनलाइट हम भी ले ही रहे हैं, ठीक है। तो सनलाइट जो है बेटे ये बिग सोर्स है एनर्जी का, और सन की जो हीट है, जो एनर्जी है, वो हम तक पहुंचती है बाय मीन ऑफ रेडिएशंस। हमने अभी पढ़ा था, जब रेडिएशन का टॉपिक पढ़ा तब भी मैंने आपको सारा का सारा सन का वहाँ पे इफेक्ट पढ़ाया था कि किस तरह से सन की हीट जो है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में पहुँचती है, ठीक है। सन जो है इसकी हीट हम तक पहुँचती है इन द फॉर्म ऑफ, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। यहाँ पे सन जो है बेटे डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ जो है वो एमिट करता है। उसमें शॉर्ट वेवलेंथ लाइट भी आएगी और उसमें लॉन्ग वेवलेंथ भी आती है। जो शॉर्ट वेवलेंथ लाइट होती है बेटे वो ज़्यादातर उसमें जो रेडिएशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? दे आर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। वो कौन सी रेडिएशन होती हैं? वो होती हैं अल्ट्रा वायलेट। मैंने क्या कहा कि जो सन की हीट है वो इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है। अब ये जो रेडिएशंस हैं ये लॉन्ग वेवलेंथ की फॉर्म में भी हो सकती हैं, शॉर्ट की फॉर्म में भी हो सकती हैं। लॉन्ग वेवलेंथ जो है वो हमारे पास
आती है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन, और जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसको आप अंडरलाइन भी कर लो, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। द सन एमिट बोथ शॉर्ट वेवलेंथ एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड लॉन्ग वेवलेंथ थर्मल रेडिएशन दैट इज इंफ्रारेड, ठीक है, उसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे कि ग्लास होता है, जो शीशा है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट क्या है? जिसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। और जो प्लास्टिक है वो अलाउ करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन को कि वो उसके अंदर से पास हो जाए। यानी कि जो ग्लास है, जो शीशा है, इसके अलावा जो प्लास्टिक होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करेगी? शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस को। वो लॉन्ग वेवलेंथ्स को क्या करती है? ब्लॉक कर लेती है। यानी कि जो थर्मल रेडिएशंस हैं, यानी कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है बेटे, वो ग्लास में से और प्लास्टिक में से पास नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे क्या जिक्र किया कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं जैसे कि ग्लास है, और दूसरी एग्जांपल हमने क्या ली? प्लास्टिक की ली। ग्लास और प्लास्टिक जो है ये सिर्फ और सिर्फ अलाउ करती है शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन को कि वो उसमें से पास हो सकें। जब वो उसमें से पास हो जाते हैं तो वो क्या करती हैं? हीट ट्रैप हो जाती है, और वो ट्रैप हो जाएगी एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो क्या देगी आपको? ग्रीन हाउस इफेक्ट देगी। और जो सन की रेज हैं वो क्या करेंगी? वो ऑब्जेक्ट जो ग्रीन हाउस के अंदर हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पढ़े हैं ना, तो ग्रीन हाउस के अंदर जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटे? वो वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये फिर रेडिएशन को एमिट करेंगे विद लॉन्गर वेवलेंथ। और हमने क्या पढ़ा? ग्लास और प्लास्टिक शीट्स के बारे में हमने बेसिकली पढ़ा ना। तो ग्लास और प्लास्टिक शीट जो है वो प्रिवेंट करती हैं लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि जो उसके अंदर रेडिएशन है हीट की, लॉन्गर वेवलेंथ है, वो दोबारा से वहाँ से स्केप नहीं होती, ठीक है। और वो दोबारा से क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी। और जो अंदर की ग्रीन हाउस के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या रखती हैं? वो बेटे वार्म रखती हैं, वार्म मेंटेन उसका करेंगी। और इसकी वजह से हम बहुत सारे प्लांट्स को इस टेम्परेचर में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर कोल्ड भी होगा ना इन केस, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हम बहुत सारे प्लांट जो हैं उनको ग्रो कर सकते हैं ड्यू टू दिस वार्म टेम्परेचर। क्लियर हो गया? अगला जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, डेट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसकी भी हम पहले रीडिंग करते हैं, देन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। द अर्थ एटमॉस्फेयर फंक्शन इन अ सिमिलर वे टू अ ग्रीन हाउस, ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन विद गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर. In recent years, the amount of carbon dioxide in the atmosphere has increased significantly, strengthening the greenhouse effect. As a result, more heat is trapped, leading to rise in the earth average temperature, a phenomenon known as global warming. This increase in temperature has serious implication for global climate patterns. सिंपल आपको यहाँ पे क्या बता दिया है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है बेटे, जो बेसिकली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग कर रहा है जैसे कि ग्रीन हाउस वर्किंग करता है। बेसिकली जो अर्थ की एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक कवर है अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर है, हमने एटमॉस्फेयर को 9th क्लास में डिटेल से पढ़ा था, आपको याद हो। एटमॉस्फेयर इज जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट ऑन द अर्थ। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ज़मीन ने अपने ऊपर एक ब्लैंकेट ले लिया हो। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल फंक्शन करता है जस्ट लाइक अ ग्रीन हाउस, ठीक है। ये क्या करता है? ये सन की हीट को जो है वो ट्रैप कर लेगा। जब हीट ट्रैप होती है तो बहुत सारी बेटे गैसेस जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर वेपर्स हैं, वो भी क्या होता है? हीट के साथ ही अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में बेटे, उसकी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से
क्या होता है कि ज़्यादा हीट जो है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में ट्रैप होना शुरू हो गई है। जब ज़्यादा हीट अर्थ की एटमॉस्फेयर में ट्रैप होना शुरू हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होगी, तो अर्थ का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, राइज होना शुरू हो गया। आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि रिसेंट फ्यू ईयर्स में अगर आप लोग 5 से 10 साल पीछे चले जाओ तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं था जितना अब होता है अर्थ का टेम्परेचर। तो यही वो रीज़न है कि अर्थ की जो हीट है वो इनसाइड द अर्थ ही ट्रैप होती जा रही है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जिसकी वजह से अर्थ का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और जब अर्थ का टेम्परेचर बेटे हर साल पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि एक ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो फिनोमेना देखने में आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि टेम्परेचर जो अर्थ का है वो एक सीरियस हद तक जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, और इसको हमने क्या नाम दिया, ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं। इसके डिसएडवांटेज सबसे बड़े क्या हैं, आप सबको पता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो आपको पता है फ्लड आते हैं, ठीक है। जब फ्लड आएंगे तो आपके पास जो सारा का सारा अर्थ का इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और अर्थ की जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको बहुत हद तक जो है वो नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था दैट इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इस टेम्परेचर रेगुलेशन ग्रीन हाउस में किस तरह से होता है, और इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, इनको भी बेटे हम पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, वो एक आपको इस तरह से फ्लो शीट डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया है। एनर्जी फ्रॉम द सन वार्म अर्थ, आपको पता है एनर्जी जो सन की है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो अर्थ की सरफेस पे आती है, ठीक है। कुछ जो है वो वापस जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। सम इज़ हेल्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, और कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर ही में रहती है। जो हीट एटमॉस्फेयर में रह जाती है उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थ टेम्परेचर इज़ अबाउट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, विदाउट एटमॉस्फेयर इट विड बी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये एक इंपॉर्टेंस आपको बताई हुई है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, इंक्रीज रहता है। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर जो है बिल्कुल फॉल हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई है, द पब्लिक हैज़ लेड टू बिलीव दैट increased carbon dioxide from human activities is causing a greenhouse effect that is heating the planet, but carbon dioxide comprises only 0.035% of our atmosphere and is a very weak greenhouse gas. बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस जो है वो किस तरह सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है। तो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो बेटे परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लानट है वो क्या हो रहा है, हीटअप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की टोटल अमाउंट भी लिखी हुई है, 0.35% जो है वो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है, और ये परसेंटेज जो है दिस इज़ वेरी वीक ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे शेयर की गई हैं। ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड ट्रैप इट इन द एटमॉस्फेयर। Without greenhouse gases creating what is known as greenhouse effect, and the earth would not be warm enough for human to live. ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये सोलर एनर्जी को बेटे एब्जॉर्ब करती हैं और उसको ट्रैप करती हैं इनसाइड द एटमॉस्फेयर। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या लिखी हुई है ग्रीन हाउस की, कि विदाउट ग्रीन हाउस, ठीक है, गैसेस जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, जो क्रिएट होता है इन गैसेस की वजह से, अगर ये इस हीट को, जो सन की हीट है, इसको ट्रैप ना करें तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि अर्थ पे जो ज़िंदगी गुजारना है बेटे वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, वो आपको यहाँ पे बताई गई है। फिर आपको यहाँ पे बताया है, एक छोटी सी डायग्राम दी हुई है कि हीट जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र होने का जो मैकेनिज्म है इन ग्रीन हाउस वो आपको बताया है। सपोज करें ये ग्रीन हाउस है, अंदर जो है वो हमने प्लांट्स ग्रो किए, हीटिंग कूलिंग एनर्जी ऑफर्ड मैकेनिकली, हीट गेन ड्यू टू सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन की वजह से यहाँ पे हीट
जो है वो गेन होती है, हीट लॉस होता है ड्यू टू वेंटिलेशन, ठीक है, हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। और यानी कि ये जो एरो डाउनवर्ड है इसका मतलब है कि हीट जो है वो गेन हो रही है ड्यू टू सोलर एनर्जी। सोलर की जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है यहाँ पे ट्रैप हो रही है, लेकिन वो यहाँ से स्केप भी हो रही है। स्केप किस तरह से हो रही है? बाय वेंटिलेशन और बाय मीन ऑफ 3 तरह से, रेडिएशन के ज़रिए, कंडक्शन के ज़रिए और कन्वेक्शन के ज़रिए उसका लॉस भी हो रहा है। तो ये छोटा सा टॉपिक था बेटे, डैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने मुझे बताना है। इसके साथ ही बेटे हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। बट बिफोर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर, एक क्वेश्चन है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंसेस आते हैं आपके, ठीक है। वो डिफरेंसेस मैं आपको राइट करवाऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ वो डिफरेंसेस राइट करो, ठीक है। अपनी अपनी नोटबुक्स में उनको उतार लो कि इन केस अगर पेपर में आपका ये क्वेश्चन आता है तो बेटे आप लोग ये क्वेश्चन ईजिली वहाँ पे सॉल्व कर सको। मैं आप लोगों को डिफरेंसेस राइट करवा देती हूँ, आप लोग उनको देख देख के अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम इसको राइट करते हैं, ठीक है। एज़ यूजुअल आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स निकालें और नोटबुक्स पे आपने 3 कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। एक साइड पे हम क्या लिख लेंगे? कंडक्शन। एक साइड पे हम क्या लिखेंगे? कन्वेक्शन। और एक साइड पे हम क्या राइट कर लेते हैं? रेडिएशन। 3 कॉलम बेटे अपने बना लिए। अब इन तीनों पे जो हमारे डिफरेंट मोड्स थे, हमने बेसिकली चैप्टर में पढ़ा यही था ना कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट जो है वो 3 डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो ट्रांसफ़र होती है। वो तीनों कौन कौन से मोड्स थे? एक हमारे पास था कंडक्शन। यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं कंडक्शन की, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पे हेडिंग दे लो कंडक्शन, इसको अंडरलाइन करो। यहाँ पे हम दूसरा मोड लिख लेंगे, डैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन। सिंपल सिंपल इजी इजी डिफरेंसेस मैं आप लोगों को राइट करवाऊंगी ताकि आपको याद करने में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? रेडिएशन, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंसेस राइट करवा रही हूँ बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये आपके पेपर में अक्सर आते हैं। कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस भी आ सकता है, कन्वेक्शन और रेडिएशन में भी आ सकता है, और इन तीनों में भी आ सकता है, ठीक है। तो वन बाय वन बेटे हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मैं बता देती हूँ व्हाट इज़ कंडक्शन। इन दिस मोड लिखो आप लोग, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू difference in temperature, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे कैसे होता है, मैं इधर अब नहीं लिख रही इन दिस मोड, आप खुद ही लिख लेना, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, ठीक है बेटे। राइट कर रहे हो ना? साथ साथ आप लोग ये जो है वो लिखते रहें, हीट ट्रांसफर takes place due to difference in difference of density, ठीक है। डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से पढ़ा हुआ था ना हमने कि वो लेस डेंस हो जाते हैं और देन ऊपर को उठ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे? टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला डिफरेंस हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड डिफरेंस की तरफ। सेकंड डिफरेंस में हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे मीडियम जो है बेटे वो नेसेसरी होता है। मीडियम इज़ नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पे मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इस केस में हम क्या लिखेंगे? मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये मैंने आपको बताया अभी था।
क्लियर, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस। अब हम अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं। इट टेक प्लेस इन सॉलिड्स, ये सॉलिड्स के अंदर होता है। और कन्वेक्शन के केस में इट टेक प्लेस इन फ्लूइड। जनरली ये फ्लूइड्स के अंदर ही होता है, लेकिन कभी कभार गैस के अंदर भी होता है। हमने जैसे इसकी एयर एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस, इन एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं बेटे इसका, इट इज़ स्लो प्रोसेस। इट इज़ स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। क्लियर। इट इज़ आल्सो स्लो प्रोसेस, यहाँ पे भी आप क्या मेंशन करोगे, इट इज़ स्लो प्रोसेस। जबकि यहाँ पे हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे होती है, ठीक है। हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस एट फास्टर रेट, ठीक है। फास्टर रेट है इसका। कॉमन एग्जांपल सन से जो रेज आती हैं, ठीक है, वो है इसकी कॉमन एग्जांपल, हमने पढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस लिख लेते हैं। इनका जो पाथ है, यानी कि जो रास्ता है हीट ट्रांसफ़र का, पाथ ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ इरेगुलर। और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इसका पाथ भी इरेगुलर है, ठीक है। पाथ ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ इरेगुलर। इस केस में हम क्या लिखेंगे, पाथ ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ लीनियर। ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जो है वो स्ट्रेट आती हैं, अर्थ की जो सन से जो आ रही होती है ना रेज, वो स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। ये भी लिख लिया। उसके बाद बेटे हीट जो है वो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर तो यहाँ पे मूव करती करती है। मैं कोशिश करी हूँ कि ईजीएस्ट जो डिफरेंसेस हैं वो आपको राइट करवाऊँ, ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस है, वो भी मैं आप लोगों को राइट करवा देती हूँ। इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़ा हुआ है ना लॉ, ये वाला हमने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ कन्वेक्शन ये भी फॉलो नहीं करता, इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और जब हम इसकी बात करेंगे रेडिएशन की, तो इट फॉलोज, ठीक है, ये फॉलो करता है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर। इस तरह से आपने ये सारे के सारे डिफरेंसेस बेटे राइट कर लेने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डिफरेंसेस यहाँ पे मैंने आपको राइट करवाए हैं, ठीक है।
और ये सारे के सारे आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, ठीक है। आपके अगर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए आंसर के लिए ये काफ़ी होंगे, इतने ही बहुत हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा इन सबको मैं रीड आउट कर देती हूँ ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो वो भी समझ आ जाए। मैंने आपको कहा था कि आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो वो सारे मैंने आपको डिफरेंसेस राइट करवा दिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि इन दिस मोड हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तब ये मोड ऑफ हीट जो है डेट इज़ कंडक्शन काम करता है। यानी कि हमने पढ़ा था एक जगह पे हीट ज़्यादा है, एक पे कम है, तब जो है हीट उसकी बैलेंस होने के लिए, टेम्परेचर इक्वल होने के लिए ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी। यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है, ये डिफरेंस ऑफ डेंसिटी की वजह से होता है। और जब हम रेडिएशन की बात करते हैं बेटे तो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। नेक्स्ट डिफरेंस मैंने क्या लिखा कि इन कंडक्शन मीडियम इज़ नेसेसरी, यहाँ पे मीडियम का होना ज़रूरी है। इन कन्वेक्शन मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कन्वेक्शन में मीडियम का होना ज़रूरी नहीं होता। और रेडिएशन में भी मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट हमने कंडक्शन में क्या लिखा कि इट टेक प्लेस इन सॉलिड्स। कन्वेक्शन में हमने क्या लिखा, इट टेक प्लेस इन फ्लूइड, ये फ्लूइड के अंदर होता है, ये सॉलिड के अंदर होता है। और रेडिएशन में क्या लिखा हमने, इन एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस, किसी भी टाइप के सब्सटेंस में रेडिएशन का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। कंडक्शन में मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया इट इज़ स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है। कन्वेक्शन भी स्लो प्रोसेस है, जबकि रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है बेटे, हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस एट फास्टर रेट। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र का जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, जल्दी जल्दी क्विकली जो है ये हीट ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट डिफरेंस हमने यहाँ पे क्या राइट किया कि पाथ ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ रेगुलर, यानी कि वो पाथ जिससे हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, वो क्या है, वो रेगुलर नहीं होता, यानी कि कोई उसकी एक डायरेक्शन नहीं होती, इरेगुलर है, किसी भी डायरेक्शन की में हो सकता है। यानी कि जो उसका पाथ है, जो हीट ट्रांसफ़र का जो रास्ता है पूरा, वो क्या है, उसमें एक इरेगुलरिटी है, कोई भी उसकी डायरेक्शन नहीं होती। जबकि इन केस ऑफ कन्वेक्शन पाथ ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ आल्सो इरेगुलर, इसका भी जो पाथ है हीट ट्रांसफ़र का वो भी इरेगुलर होता है। इन केस ऑफ रेडिएशन पाथ ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ लीनियर। यहाँ पे जो कॉमन एग्जांपल बेटे सन की है, सन की जो रेज़ हैं वो एक डायरेक्शन में आ रही होती हैं, ये नहीं कि कोई ऊपर जा रही है कोई नीचे जा रही है, सबकी डायरेक्शन डाउनवर्ड अर्थ ही की तरफ होती है। तो यहाँ पे रेडिएशन का जो पाथ है ट्रांसफ़र का वो क्या होता है, लीनियर होता है, यानी कि स्ट्रेट होता है और वो रेगुलर होता है। उसके बाद हमने क्या लिखा कि इट डज़ नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कंडक्शन जो मोड है बेटे उस वो रिफ्लेक्शन के लॉ को और रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता। इसी तरह इन कन्वेक्शन इट डज़ नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कन्वेक्शन में भी जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो भी बेटे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करती। रेडिएशन में मैंने क्या राइट किया, इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो रेडिएशन है ये दोनों लॉज को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जो है ये ओबे करती है, फॉलो करती है, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी लेंथी चैप्टर था लेकिन इजी था। इस पूरे चैप्टर में हमने 3 मोड जो थे हीट ट्रांसफ़र के वो स्टडी किए, डैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इन द एंड मैंने आपको क्या पढ़ाया, रेडिएशन पढ़ाया। हमने कंडक्शन पढ़ी, व्हाट इज़ कंडक्शन, उसके बाद कंडक्शन की हमने एग्जांपल्स की, ठीक है। और फिर मैंने इसकी आपको जो है वो एप्लीकेशंस भी करवाई। इसी तरह कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन की जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी हमने की, उसकी एग्जांपल की। इन द एंड रेडिएशन क्या होती है उसकी एप्लीकेशंस और उसकी एग्जांपल्स भी हमने की। और इन द एंड हमने क्या पढ़ा बेटे, एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी कि ये जो तीनों मोड थे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इनके कंबाइनली जो एप्लीकेशंस थी वो हमने पढ़ी। और इन द एंड ऑफ द चैप्टर आपको हमने आज क्या पढ़ा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा। और यहाँ पे एक नोट मैंने आप लोगों को लिखवाया, डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो लर्न करना है। और ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको राइट करवाए हैं ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंडक्शन आता है तो इन सारे पॉइंट्स को आप उस नोट में भी जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। कहीं भी कोई मुश्किल हो रही है तो आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 डैट इज़ वेव्स,
उसको स्टडी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और ये जो मैंने आपको राइट करवाया है, इसको आपने अपनी अपनी नोटबुक्स में लाजमी उतार लेना है। साथ साथ काम कर लिया करो ताकि आप लोगों के लिए एंड पे आके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जो बच्चे बेटे टाइम पे काम कर लेते हैं ना, उनको फिर एंड पे पछताना नहीं पड़ता, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने उतार लेना है और इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।